नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस नेशन। मैं हूं आपके साथ रिंकी सिंह। वक्त हो चला है उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों का। बढ़ते हैं खबर की ओर। पहली खबर डोईवाला से, जहां पर बेरोजगारों ने हुंकार भरी है और कहा बाहरी प्रदेश के अभ्यर्थियों का चयन हुआ तो उग्र आंदोलन करेंगे। संविदा एवं बेरोजगार स्टाफ नर्सेज महासंघ फिर हुआ सरकार से नाराज। भनियावाले में प्रदेश भर के जुटे बेरोजगारों ने भरी हुंकार। कहा बाहरी प्रदेश के अभ्यर्थी का हुआ चयन तो करेंगे बड़ा आंदोलन। उत्तराखंड की भर्तियों में पहला हक उत्तराखंड के बेरोजगार का है, जिन्होंने 12 साल से इस जॉब का इंतजार किया है। संविदा एवं बेरोजगार स्टाफ नर्सेज महासंघ के अध्यक्ष हरिकृष्ण बिजलवान ने कहा कि सीएम धामी ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रदेश के लोगों की भर्ती नहीं होगी, लेकिन अगर सरकार ने दोहरी नीति अपनाई तो महासंघ सड़कों पर उतरकर बड़े आंदोलन को बाध्य होगी। अभिलेख सत्यापन का कैलेंडर जारी होने के बाद कैलेंडर से बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन के लिए बुलाया गया है, जिनका संगठन लगातार विरोध कर रहा है। आज हम लोग पूरे प्रदेश से संविदा बेरोजगार स्टाफ नर्सेज महासंघ के बैनर तले देहरादून में एकत्र हुए हैं और आपातकालीन हमें बुलानी पड़ी बैठक, क्योंकि जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 1564 पदों पर जो नर्सिंग की भर्ती शुरू की है, उसमें जो है 19 तारीख से हमारे प्रवेश पत्र डाउनलोड हो रहे हैं और उसके कैलेंडर में जो है बाहरी राज्यों के जो लोग हैं उन लोगों को बुलाया गया है और बाहरी राज्यों के लोगों को जो है अभिलेख सत्यापन के लिए बुलाया गया है, जिससे कि हमारे जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, स्थायी निवासी हैं, उन हमारे बेरोजगार भाइयों का और बहनों का नंबर नहीं आ रहा है, जिसको देखते हुए हमने आज आपातकालीन बैठक बुलाई है और हम यहाँ से रूपरेखा तैयार कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमने उन लोगों को बाहर करना है। कल भी हम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को मिले और स्वास्थ्य मंत्री जी को भी मिले। हमने अपनी समस्याओं से अवगत कराया कि बाहरी राज्य के जो लोग हैं वो लोग हमारे प्रदेश के सारी राज्य के सेवा जो हमारी नर्सिंग संगठन की है वो सब लोग हमारी पोस्टें खा रहे हैं। उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर आज एकत्र हुए हैं और बहुत जल्द हम अब सचिवालय घेराव करने जा रहे हैं, जिससे कि चयन आयोग जो है हमारे प्रदेश के लोगों को जो है रोजगार दे और बाहरी लोगों को बाहर निकाले। इसके लिए आज आपातकालीन बैठक बुलाई है। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर बाजपुर से, जहां पर नाबालिग युवती का अपहरण करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग आरोपी बरामद। ऊधम सिंह नगर में एक ऐसा सनसनी मामला सामने आया है जिसने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया। घर में सेटरिंग का काम करने वाला मुस्लिम युवक एक हिंदू नाबालिग युवती का अपहरण कर फरार हो गया। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामले को पंजीकृत करते हुए आरोपी युवक और नाबालिग युवती की बरामदगी कर युवक को गंभीर धाराओं में जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि ऊधम सिंह नगर के कोतवाली बाजपुर में परिजनों ने एक सेटरिंग का काम करने वाले युवक पर नाबालिग पुत्री को अगवा करने का आरोप लगाया था। कुछ ग्रामीण पीड़ित के साथ कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने शिकायती पत्र दिया। कहा शटरिंग का काम करने वाला युवक बरहनी चौकी क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली नाबालिग का अपहरण कर ले गया है। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस हरकत में आई और युवक और नाबालिग युवती की तलाश जारी कर दी, जहां पुलिस को काशीपुर ITI थाना क्षेत्र से आरोपी युवक और नाबालिग युवती को बरामद कर युवती को परिजनों के हवाले कर दिया और आरोपी युवक को जेल भेज दिया गया। वहीं बाजपुर के पुलिस क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया, कोतवाली बाजपुर में एक शिकायत पत्र मिला था जिसमें उनके घर शटरिंग का काम करने वाला एक युवक उनकी पुत्री को अगवा कर ले गया, जिसमें पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हाँ, ये परसों की घटना है। ये लड़की के पिताजी यहाँ थाने में तहरीर दिए थे, उनके द्वारा ये बताया गया कि मेरी लड़की जो है जिसकी उम्र 15 वर्ष की है, उसको एक लड़का जो है यहाँ से भगा करके ले गया है। तो तहरीर पर जो है यहाँ 363, 366 में अभियोग पंजीकृत किया गया था। कल हमारे द्वारा एक थाने से टीम बनाई गई थी, जिसमें इन दोनों को, अभर्ता को और अभियुक्तों को जो है थाना ITI क्षेत्र काशीपुर से इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लव्जात और का इसमें कोई ऐसा मामला है नहीं, तो इनका जो है आपस में जो है अफेयर से संबंधित है ये मामला। तो इसमें केवल इसका किडनैपिंग, मतलब ये लड़का जो है इसको भगा करके लेके गया था इसे। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां पर केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि BRO सड़क निर्माण के कारण इस बार भी विश्व
मानसरोवर कैलाश यात्रा नहीं हो पाएगी। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि इस बार भी विश्व प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं हो पाएगी। अजय भट्ट ने कहा कि ये यात्रा भारत से होते हुए चीन को जाती है। लिपुलेख तक यात्रा मार्ग बना हुआ है। कोविड के चलते ये पहले बंद हो गई थी, उसके बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू नहीं हो पाई है। लिपुलेख के पास ब्लॉक टॉप और सड़क बनने का काम हो रहा है। बीआरओ द्वारा सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन सड़क को बनाने में कुछ दिक्कतें आ रही है। फिलहाल कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा आदि कैलाश यात्रा कराई जा रही है। आदि कैलाश का 9वां दल यात्रा को गया हुआ यात्रियों के आवागमन के चलते सही तरीके से सड़क नहीं बन पा रही है। फिलहाल बीआरओ के अधिकारी और यात्रा का संचालन करने वाली संस्था के बीच आपसी बातचीत के बाद सड़क निर्माण का कार्य सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा और यह उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल से कैलाश मानसरोवर यात्रा भी शुरू हो जाएगी। कोविड की वजह से ऐसी यात्राएं सभी रोकी हुई थी, अब धीरे धीरे सब जगह की खुल रही हैं और मैं समझता हूं कि दो कंट्रीज़ के बीच की बात है। हमारे यहाँ से चाइना के अंदर प्रवेश करती हैं। लिपू लेक तक अभी रोड खुली हुई है, रोड पर ब्लैक टॉप भी हो रहा है, रोड भी अभी पूरी तरह नहीं बन पाई है, अभी कुछ पैदल भी जाना होता है। तो ये संभावना है कि इस साल शायद मानसरोवर यात्रा अभी नहीं चल पाएगी, क्योंकि उसकी जो लिखत पढ़त होती है उसका समय लगभग निकल गया है। जब चाक चौबंद व्यवस्थाएं हो जाएंगी, सड़क पूरी तरह हो जाएगी, तो फिर हमारे जाने पे कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हमारा छोटा कैलाश है वहाँ के लिए जत्थे निकल रहे हैं, वहाँ पर भी कुछ लोगों का जो ये कहना है कि जत्थों को रोका जा रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि सड़क में ब्लैक टॉप हो रहा है, डामरीकरण हो रहा है। तो रात को हम काम नहीं कर सकते हैं, कुछ जगहों पर तो रात को भी काम कर सकते हैं। दिन में काम चल रहा है तो दिन में भी शेड्यूल बनाकर बीआरओ जैसे काम कर रहा है, तो जैसे ही डामरीकरण करा उसके ऊपर वाहन जाएंगे तो वो फिर खराब हो जाएगा। इसलिए एक शेड्यूल बनाया जा रहा है कि दोनों का कोऑपरेशन हो, आपस में सहयोग हो, जत्थे का भी और जो निर्माण एजेंसी है वो भी, कि इस समय पर हम इनको निकाल देंगे, इसी समय पर निर्धारित करके आर पार कर देंगे। जितनी देर उनको रुकना पड़ेगा उतनी देर सारी व्यवस्थाएं होंगी, बहुत से बहुत 1 घंटा 1.5 घंटा, या फिर जहाँ से उनको चलना है वहीं पर रोक दिया, फिर उनको प्रारंभ किया कि भाई इतने देर में आपको इतना आज पार करना है। तो इस तरह से गाड़ियों को निकालने की भी व्यवस्था होगी, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर जब डामरीकरण हो रहा है, ब्लैक टॉप हो रहा है, तो कुछ न कुछ कोऑपरेशन, आपस में सहयोग तो बनाना पड़ेगा ही दोनों को। तो क्या माने सर अगले साल से शुरू हो पाएगी? हाँ, मेरे अंदाज से होनी चाहिए। अभी इस साल की पूरी तैयारियां नहीं हुई हैं। ये सड़क हमारी, मैं समझता हूं कि इस साल तक पूरी हो जानी चाहिए। ब्लैक टॉप इत्यादि सारी चीज़ें हो जाएंगी, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। हम यहाँ से जाएं सीधे गाड़ी में, दिल्ली से आएँ, शाम को हम सीधे सीधे धारचूला में रहें और धारचूला से हम सीधे सीधे मानसरोवर जाके उसी दिन हम लौट के आ सकते हैं डुबकी लगा के। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर लालकुआं से, जहां पे वन विभाग की अतिक्रमण में बड़ी कार्रवाई की है, मजार और मंदिर को ध्वस्त किया है। लालकुआं के निकटवर्ती क्षेत्र पंतनगर लालकुआं की सीमा पर दवाई फार्म में राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे पर स्थित हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म के प्रतीक के रूप में आमने सामने एक मजार और एक मंदिर वर्षों पुराना है, जिस पर आज वन विभाग की टीम ने हाईवे अधिकारियों के साथ भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाया और थोड़ी देर में सब कुछ मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। इस दौरान वन विभाग के अलावा नेशनल हाईवे के अधिकारी और भारी पुलिस फोर्स मौजूद रहा। वहीं रेंजर रूपनारायण गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि यह वन भूमि और जिस पर अतिक्रमण करके मंदिर और मजार का निर्माण कर दिया गया था, उच्च अधिकारियों के द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में इनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है और जहां जहां अवैध अतिक्रमण होगा उसे भी वन विभाग द्वारा तोड़ा जाएगा। फिलहाल टांडा रेंज के अंतर्गत 2 धार्मिक स्थल हैं जिन्हें तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। देखिए, विभाग के आदेश के अनुपालन में पहली बार ये नंगला बाईपास के बाद एक मजार थी और ये मंदिर, दोनों को हम आज ध्वस्त कर दे रहे हैं और आगे की कार्रवाई अभी देखते हैं क्या होती है। सर कितने धार्मिक स्थलों को वन विभाग द्वारा चिन्हित किया गया है आपके? नहीं, हमारे पास तो जैसे जो टांडा रेंजेस में 2 ही धार्मिक स्थल थे जो इनको आज ध्वस्त किया जा रहा है
और फिर अतिक्रमण है इनको हटाया जाएगा। और भी चिन्हित करा जा रहा है? हाँ, कुछ अतिक्रमण क्षेत्र है जिनको चिन्हित किया जाएगा और शीघ्र उनको हटाया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से किस प्रकार से सहयोग लिया जा रहा है पुलिस को? देखिए, पुलिस प्रशासन हमारे साथ है, पन्नगर थाना पुलिस, ऊधम सिंह नगर की पुलिस और पीएससी के सारे कर्मचारी अधिकारी हमारे साथ हैं। ये एनएच के अधिकारी हमारे साथ हैं। ये जो मस्जिद और ये मंदिर है एनएच की एरिया में आ रहा है, आप उसका नेतृत्व कर रहे हैं, ये उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की और अगली खबर डोईवाला से है, जहां पर G20 सम्मेलन की तैयारी को लेकर उत्तराखंड पुलिस अलर्ट हो गई। डीआईजी और एसएसपी देहरादून ने ब्रीफिंग की है। 25 मई से शुरू होने जा रहे G20 सम्मेलन के लिए उत्तराखंड पुलिस ने भी अपनी तैयारियों को पूरा कर लिया है। जौलीग्रांट एयरपोर्ट से लेकर रानी पोखरी और ऋषिकेश तक चप्पे चप्पे पर उत्तराखंड पुलिस के अधिकारी और जवानों के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों की टीम भी विदेशी मेहमानों की सुरक्षा में तैनात रहेगी। आज एसडीआरएफ मुख्यालय जौलीग्रांट में डीआईजी एसएसपी देहरादून डॉक्टर दिलीप सिंह कुंवर ने पुलिस अधिकारियों और जवानों को ब्रीफ करते हुए सभी पुलिस कर्मियों से देवभूमि की मर्यादा के तहत विदेशी मेहमानों को सुरक्षित उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाने का आह्वान किया। पुलिस कर्मियों को अनुशासित रहकर अपनी ड्यूटी निभाने और सतर्क होकर मेहमानों के आवागमन में किसी तरह की बाधा न पहुंचे, इसके विशेष ख्याल रखने के दिशा निर्देश एसएसपी ने दिए। ये 24 से 28 के बीच में जो जी समिट की मीटिंग है उसके संबंध में हमने सारी चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर ली हैं। आज यहाँ पर फोर्स का ब्रीफिंग था, मैंने फोर्स को बता दिया है ए टू जेड जो भी उनकी व्यवस्थाएं करनी है। कल हमारा यहाँ पर सुबह पूर्वाह्न में रिहर्सल है, रिहर्सल के बाद फिर उनकी डीब्रीफिंग होगी और ये इसमें हमारे लगभग सारे कंपोनेंट हैं। इसमें एनडीआरएफ की एक टीम रहेगी जो भी केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर आदि जो भी हथियार का इस्तेमाल किया जा सकता है आतंकवादियों के द्वारा, उसके संदर्भ में भी टीमें यहाँ पर हैं। हमारी एटीएस की टीम में भी है, हमारे आर्म्ड फोर्स भी रहेगा, ट्रैफिक भी रहेगा, सारे कंपोनेंट यहाँ पर हम हैं। और हमारा प्राइमरी यहाँ पर ड्यूटी है कि जो डेलीगेट्स लैंड करेंगे यहाँ पर उनको सेफली सीआईएसएफ के साथ उचित समन्वय स्थापित करते हुए एयरपोर्ट से बाहर निकाल करके उनको गाड़ियों में बैठा करके और जो रूट है रूट से सेफली उनको टिहरी जनपद में प्रवेश दिलाना। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर रुद्रपुर से, जहां पर रुद्रपुर के मुख्य बाजार में फैली गंदगी के खिलाफ व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। रुद्रपुर के मुख्य बाजार में गंदगी के विरोध में व्यापार मंडल ने आज धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष संजय जुनेजा का कहना है कि मुख्य बाजार में शौचालय से दुर्गंध उठ रही है। व्यापारी और बाजार में आने वाले ग्राहकों का इससे बुरा हाल है। लोग मुंह पर कपड़ा लगाकर गुजरते हैं, ऐसे में व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। बावजूद कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। आरोप लगाया कि आज तक मुख्य बाजार में नाले नालियों की सफाई न होने से या पूरी तरह गंदगी से बचा रहे हैं। इनका गंदा पानी बाहर सड़क पर और दुकानों में भर रहा है। नगर निगम से शिकायत पर शौचालय सही भी कराया गया, लेकिन समस्या जस की तस बनी है। दुर्गंध से बचने के लिए व्यापारी दिन भर शौचालय में पानी डालते रहते हैं और जल भराव रोकने के लिए मिट्टी डलवाई है। व्यापारियों ने कहा कि अगर नगर निगम के मेयर, एमएनएन और अन्य अधिकारी काम नहीं कर सकते हैं तो गद्दी छोड़ दें। उन्होंने समस्या का हल न होने पर जल्द ही उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। लोगों ने यहाँ प्रदर्शन किया है, क्या है पूरा मामला और क्या मांग है आपकी? देखिए, जहाँ पर हम लोगों ने आज प्रदर्शन करा है ये रुद्रपुर शहर का एक हृदय स्थल है। ये मुख्य बाजार है। मुख्य बाजार में पिछले 2-3 साल पहले यह नाले बने थे हाई कोर्ट के निर्देशानुसार। आज तक इनकी सफाई नगर निगम ने एक बार भी नहीं करवाई, एक बार भी आज तक। आज ये नाले सारे चौक हैं, नाले सारे गंदगी से भरे पड़े हैं। नालों के पानी जो सारे वो बाहर निकल कर आ रहा है, फुटपाथ पर आ रहा है, सड़क पर आ रहा है। हमारा ग्राहक नहीं दुकानों पर आ पा रहा, हमारे दुकानदार दुकान पे बैठते हैं, इनकी बदबू आती है सारा दिन। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने रुद्रपुर शहर में भी यहाँ पर एक ही जो हमारा शौचालय यहाँ पर बाथरूम है, यहाँ पर उसको इन्होंने रिपेयर करवाया था। बहुत हमारे दुकानदार कह के थक गए, मर गए उसको दुकानदार कह के। नगर निगम को होश नहीं आ रहा था, उनको कह के थक गए। इन्होंने यहाँ बाथरूम उखड़वाया भी, उखड़वाने के बावजूद बाथरूम रिपेयर करके लगवा दिया 2-3 दिन बाद। लेकिन आज स्थिति जस की तस है। आज सारा यूरिन बाहर फुटपाथ पर आ रहा है, सारी गंदगी आ रही है, सारा यूरिन सब बाहर आ रहा है। इतनी गंदगी और महक है, हमारे आसपास के दुकानदार वो धंधा नहीं कर पा रहे, अपना काम धंधा नहीं कर पा रहे। सारा दिन बेचारे पानी डालते रहते हैं, वो यूरिन जहाँ पर होता है सारे दिन वहाँ पर राख डालते रहते हैं। हमारे दुकानदार का जीवन तो नरक
नरकी जीवन कर दिया। नगर निगम के अधिकारी, नगर निगम के एमएनए, नगर निगम के मेयर कोई ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ के आसपास के लोगों ने इतनी शिकायत करी है, इससे इतना इन लोगों से कहा, उनके कानों में जू नहीं रेंग, सिर्फ वोटों के अपने टिकट मांग रहे हैं, टिकट के अलावा कुछ नहीं कर रहे। आप इनको पता भी है ये लोग बीजेपी के नाम पर वोट ले लेते हैं। हमारा कहना है कि आप वोट लो हमसे, हम आपको वोट देने के तैयार हैं, पर कम से कम काम तो करो। हमारे लोगों का हाल आपने तो बुरा कर दिया। रुद्रपुर शहर में आपने देखा होगा पिछले साल कितनी बाढ़ आई थी, 2 साल पहले कितनी बड़ी बाढ़ आई थी, पिछले साल बाढ़ आई थी। अब की बार इन लोगों की लापरवाही के कारण, निकम्मे के कारण, ये जो सो रहे हैं लोग जो है नगर निगम के लोग, इनके कारण आपकी वो बाढ़ और ज़्यादा बड़ी होगी, और ज़्यादा विभीषिका होगी उसकी। इतनी गंदी बाढ़ आएगी क्योंकि सारे नाले चौक हो रखे हैं। इनको क्या फ़र्क पड़ता है? नुकसान तो हमारे दुकानदारों को होगा, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुकानदार बेचारा मर जाता है, रात रात को दुकानदार आकर दुकानों की चौकीदारी करता है, सारा दिन पानी निकालता है दुकानों से। तो हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत त्रस्त हैं। आज हम लोगों ने व्यापार मंडल के बैनर तले सारे आसपास के दुकानदारों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन करा है। अब हम बहुत जल्दी एमएनए से बात करेंगे, हम लोग अपने डीएम साहब से बात करेंगे। यदि ये लोग नहीं कर पा रहे हैं तो ये छोड़ दे अपनी गद्दियों को, मत बैठे गद्दियों पर। काम नहीं कर पा रहे तो काम करने के लिए बहुत सारे लोग हैं काम करने के लिए, पर ये काम तो मत करो, लोगों को रुलाओ मत। आपको वोट इसलिए दिए कि काम करो। आप जनता के होकर जनता की सेवा नहीं करना चाहते, ये आप पे धिक्कार है आप लोगों पर। मैं कह रहा हूँ आप लोग काम करें, लोग परेशान हैं। हमारे आसपास के दुकानदारों ने कितने फ़ोन करें इनको, आज करें कल करें, आज करें कल करें, कोई सुनवाई नहीं इन विचारों की। तो आज मजबूरी में हम लोगों को कदम उठाना पड़ा, अब और बड़ा कदम उठाएंगे इसके बाद लोग। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की और अगली खबर बाजपुर से, जहां पर बाजपुर कोतवाली पुलिस ने चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाजपुर कोतवाली पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को दोनों आरोपियों के पास से घर से लूटा गई नकदी सहित अन्य सामान बरामद हुआ है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। बता दें कि बाजपुर के ग्राम हरिपुरा जबरन निवासी महिला सरजीतो बाई ने बरहनी चौकी पुलिस में तहरीर देकर बताया कि सुबह 3 बजे उसके घर में 2 युवक घुस गए। जब उसने देखा तो एक युवक संजू डोभाल उसके पर्स में रखी 23,500 रुपए की नकदी व उसके पति का आधार कार्ड ले लिया। महिला ने बताया कि जब उसके द्वारा पैसे वापस लेने का प्रयास किया गया तो संजू के साथ मौजूद दूसरे युवक ने चाकू से डराने का प्रयास किया, जिससे वह जमीन पर गिर गई और दोनों युवक मौके से फरार हो गए। इस दौरान महिला की तहरीर पर पुलिस ने एक नामजद व एक अन्य युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने संजय डोभाल और चेतन भट्ट को ग्राम हरिपुरा जबरन निवासी संजय के घर से गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान बाजपुर कोतवाली में घटना का खुलासा करते हुए बाजपुर से भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि दोनों युवक नशे के आदी हैं और नशे की पूर्ति के लिए लूट की घटना को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि दोनों युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया गया है। देखिए, आज 22 तारीख की सुबह 3 बजे लगभग ये हरिपुरा जबरान गांव है, ये बरहनी चौकी क्षेत्र में पड़ता है। वहां पर एक महिला ने चौकी में आकर के ये अवगत कराया कि 2 लड़के जो है मेरे घर में घुस गए थे, मेरे पति सोए हुए थे। जब उन्होंने मेरे घर में जो है वो दरवाज़ा खोला तो मेरी नींद खुल गई। जब मैंने देखा तो उसमें 2 लड़के जो है हमारे घर के अंदर से वो एक पर्स जिसमें जो है 23,500 रुपये रखे थे तथा हमारी वोटर आईडी और जो है आधार कार्ड लेकर के वो गए, जिसमें से मैंने एक लड़के को पहचान लिया। जब मैं उसका हाथ पकड़ने लगी तो उन्होंने चाकू दिखाया और जो मेरे घर से वो फरार हो गए। उसके बाद चौकी में जब उनके द्वारा रिपोर्ट दी गई तो हमारे चौकी प्रभारी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपने कर्मचारियों के साथ जो है वो घर पर पहुंचे और उस महिला ने एक संजू डोभाल का नाम बताया कि उसका घर यहाँ पर है, वो आया था। तो तुरंत जो है उसके घर में दबिश दी गई। वहाँ से 2 अभियुक्त हमें, एक संजू डोभाल और दूसरा चेतन भट्ट, दोनों के दोनों वहाँ पर मिल गए और उनसे गहनता से पूछताछ करने पर उनके द्वारा जो है 23,500 रुपया और आधार कार्ड और वोटर आईडी जो है उस महिला के घर से लेना उन्होंने स्वीकार किया है। दोनों को गिरफ्तार कर दिया गया है। 392 लूट पर उनके खिलाफ जो है थाना बाजपुर में अभियोग पंजीकृत किया गया है और रिमांड की कार्रवाई चल रही है। अब कारण तो उनको देखने से ये लग रहा है कि ये नशीली प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। नशे के चक्कर में जो है इनके पास पैसे खत्म हो गए होंगे, इस कारण से इन्हें चोरी चपाटी करना शुरू कर दी। फिलहाल अभी की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए बने रहिए वाइस नेशन के साथ। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।